हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हो आप सब। तो हमारा नीट 27 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहा है। पीरियोडिसिटी का ये लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि आपको करेक्ट ऑर्डर क्या है साइज का। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका जो ऑप्शन है वो कैल्शियम 2+ है, पोटेशियम प्लस आयन है, ऑर्गन है, क्लोरीन माइनस आयन है और S2- आयन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सारे को समझ लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन्स कितना बच रहा है इसमें। ठीक है, सारे आयन्स के बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो जैसे हम सॉल्व करते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन्स इसके सारे समान होंगे। ठीक है, क्योंकि देखो ये आयन से हमको पता रखना चाहिए कि ये कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे लागू हो रहा है। ठीक है, तो देखो इस कंसेप्ट है हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक का। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में यही बोल रहा है कि आपके पास एटम में भले प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी हो रही है, समान हो रही है। तो जैसे हम कैल्शियम 2+ आयन का देखते हैं तो इसका हो जाता है 20, कैल्शियम का होता है 20 और इधर -2, क्योंकि क्या कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी तरीके से हम पोटेशियम का करते हैं तो पोटेशियम का हो जाएगा 19 - 1, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, ये 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम ऑर्गन का करें तो ऑर्गन का हो जाएगा हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स तो होता ही है। ठीक है, अब देखो इसमें क्लोरीन का देखो, तो क्लोरीन का हो जाएगा 17 + 1 = हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी तरीके से हम S2- आयन का देखें तो ये हो जाएगा 16 प्लस हो जाएगा 2, ये होगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है भाई, इसमें 20 है, कैल्शियम में इसमें 19 है। ठीक है, ऑर्गन में 18 है, इसमें 17 है और ये सल्फर का हो जा रहा है 16। तो देखो आप क्या कर रहे हो, कैल्शियम से आते आते सल्फर तक क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर या जो प्रोटॉन का नंबर है वो कैसे होते जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो एक कंसेप्ट यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। तो इसका है कि जैसे जैसे हम हमारा प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, देखो अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स के अनुसार तो हम साइज का पता नहीं कर सकते, तो हम प्रोटॉन को पकड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जितना ज़्यादा ये प्रोटॉन्स होगा, है ना, प्रोटॉन्स यानी न्यूक्लियर चार्ज जो होगा Z हमारा जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ वो खींचेगा तो क्या हो जाएगा, एटम का साइज छोटा होते जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइज 1/, ये हो जाएगा न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो साइज जो होगा वो कैसे होगा, न्यूक्लियर के जस्ट की क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या बोल सकते हो कि ज्यादा प्रोटॉन मतलब ज्यादा खिंचाव। ठीक है, ज्यादा खिंचाव, और ज्यादा खिंचाव होगा तो क्या होगा, साइज कैसे होगा, छोटा होगा। ठीक है, और जैसे कम प्रोटॉन है, कम प्रोटॉन होगा तो क्या होगा, कम खिंचाव होगा। ठीक है, कम खिंचाव होगा तो साइज कैसे होगा, बड़ा होगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट होगा, साइज बढ़ रहा है मतलब न्यूक्लियर चार्ज कम है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो रहा है मतलब साइज कैसे हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो जस्ट ये क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा वो कैल्शियम 2+ का पहले बनेगा, क्योंकि भाई इसका जो प्रोटॉन है सबसे ज़्यादा है, तो कैल्शियम का कैसे होगा, सबसे छोटा होगा। उसके बाद पोटेशियम का होगा, ठीक है, उसके बाद किसका होगा, ऑर्गन का होगा, उसके बाद होगा क्लोरीन का, और उसके बाद होगा सल्फर 2- आयन का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सीक्वेंस होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो ये AIPMT 2007 में आ चुका है, तो ये आगे भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टाइटेनियम 22, 23 वेनेडियम का है, एंड उसके बाद है क्रोमियम का 24 है। ठीक है, एंड मैग्नीज का है 25।
ठीक है, तो आपको दे दिया गया है यहाँ पे एटॉमिक नंबर। अब आपको सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है। देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत से। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है इसको हम देखते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि जब किसी हम एटम से, ठीक है, मान लो कोई एटम है हमारे पास m, इसमें से हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होता है, हमको कुछ एनर्जी लगानी होती है। तो लगाने वाली एनर्जी को क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन निकालने में लगने वाली एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम किससे शो करते हैं, IE से। ठीक है, ये तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो IE1 बोलते हैं। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको एनर्जी लगानी पड़ती है उसको IE2 बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम एनर्जी हम किसी का निकाल रहे हैं, जैसे मान लो कोई मेटल है उसमें से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसमें से कुछ एनर्जी हमको लगानी पड़ेगी, यह एनर्जी निकलेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास M प्लस आयन लग जाएगा। तो एनर्जी हमको यहाँ पे लगानी पड़ी या निकालनी पड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से तो हमारे पास ये पहला आयनाइजेशन एनर्जी हो गया। यदि हम मेटल प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो एक और इलेक्ट्रॉन यदि ये निकलेगा तो इसके पास हो जाएगा 2 प्लस चार्जेस, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलेंगे IE2। ठीक है, इसको बोलेंगे IE1। तो इस तरीके से हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी। अभी देखो इसमें हम कंसेप्ट से चलते, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यदि हम सॉल्व करें तो हमारे प्रश्न में दिया गया है क्रोमियम का होगा हमारे पास 24। ठीक है, क्रोमियम का कितना है, 24 है। तो देखो इसका यदि हम निकालें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो क्रोमियम का हो जाएगा हमारे पास AR, ठीक है, 3D5 एंड 4s1। ठीक है, यदि हम क्रोमियम प्लस का हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये AR 3D5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यदि हम मैग्नीज का देखें, मैग्नीज का होता है 25, ये हो जाएगा आपका ऑर्गन 3D5 4s2। ठीक है, यदि हम मैग्नीज प्लस चार्जेस लेते हैं तो ये हो जाएगा AR 3D5 4s1, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s से। ठीक है, इसी तरीके से हम वैनेडियम का लेते हैं 23, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑर्गन 3D3 4s2। ठीक है, वैनेडियम प्लस चार्ज यदि हम लेते हैं तो ये हो जाएगा ऑर्गन 3D3 और ये हो जाएगा 4s1। ठीक है, तो अब देखो टाइटेनियम का यहाँ पे है 22, ठीक है, 22, तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन AR 3D2 4s2। ठीक है, अब यदि हम टाइटेनियम प्लस चार्जेस का देखें तो ये निकलेगा इसका कन्फिग्रेशन AR 3D2 4s1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका देख सकते हो मैग्नीशियम का भी 4s1 आ रहा है। ठीक है, वैनेडियम का भी 4s1 से निकल रहा है और टाइटेनियम का भी 4s1 से निकल रहा है। तो आप इसको अलग कर लो। ठीक है, ये हमारा अलग हो गया। ठीक है, हम निकाल लिए इसको। मैग्नीशियम का कितना है, 25 है, उसके बाद है 23, वैनेडियम का है 23 और उसके बाद है हमारा टाइटेनियम का है 22। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग ये हमारा बढ़ते क्रम में हम लिख लिए हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रोटॉन्स किस में है, मैग्नीशियम में है, मैग्नीज में है, उसके बाद है वैनेडियम में है, उसके बाद आपका टाइटेनियम में है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी सबसे ज़्यादा हमको किस में निकालनी पड़ेगी, मैग्नीज से निकालनी पड़ेगी। ये तो मैग्नीज का हो गया। अब देखते हैं क्रोमियम में। क्रोमियम में हम देखें तो 3D5 में यदि हम देखें, इसका 3D5 में है ना, क्रोमियम प्लस चार्जेस का क्या है, 3D5 में है। तो 3D5 जो हम देख रहे हैं
1 2 3 4, ये हो गया 5, 1 2 3 4 5। तो ये कैसे हैं, हाफ फिल्ड है। कैसे हैं ये, हाफ फिल्ड है। तो ये बहुत ज़्यादा कैसे हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल है ना। बहुत ज़्यादा स्टेबल होने के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होगी। नीड हाई एनर्जी की ज़रूरत है इसको निकालने के लिए, है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो सबसे ज़्यादा जो क्रम होगा हमारा वो कौन सा होगा, सी हमारा सबसे अच्छा क्रम होगा, जिसमें आपका हो जाएगा क्रोमियम, फिर उसके बाद मैग्नीज का एटॉमिक नंबर आता है। इसको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग देखो और इसको 3D के अनुसार देखो। तो 3D के अनुसार यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा इसकी लगेगी, क्रोमियम की, उसके बाद मैग्नीज की, उसके बाद वेनेडियम की, उसके बाद टाइटेनियम की। ठीक है, तो ये था राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमंग द फॉलोइंग विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ पे कंसेप्ट देखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम क्या समझते हैं कि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन खींच सके और खुद रिड्यूस हो जाए। ठीक है, दूसरों से क्या होगा, दूसरों से इलेक्ट्रॉन खींच ले, मतलब इंसान, मतलब एटम, है ना, खींच ले और खुद रिड्यूस हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो, इस सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक फैक्टर होता है कि इसमें एक फैक्टर उसमें होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर इसमें होने चाहिए। पहला है कि इसमें लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होनी चाहिए, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा इसमें है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत हाई होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा फैक्टर ये होना चाहिए कि हाई हाइड्रेशन एनर्जी होनी चाहिए, हाई हाइड्रेशन एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, ये मेन फैक्टर है। ये मेन फैक्टर ऑप्शन में किस में है सबसे ज़्यादा। यदि हम क्लोरीन की बात देखें तो क्लोरीन जो है फ्लोरीन से कैसा है, साइज में कैसा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो होगा कम होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम है, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसी होगी इसकी, थोड़ी सी हाई होगी, है ना, थोड़ी सी मतलब हाई होगी, एकदम कम नहीं होगी भाई, हाई होगी। ठीक है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। उसी तरीके से आपका इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा फ्लोरीन में, ये आसानी से टूट जाएगा। तो ये पहला फैक्टर को करता है। ब्रोमीन में ऐसा नहीं होगा, आयोडीन में भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, इसमें लो एनर्जी की ज़रूरत है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। दूसरा है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। तो इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, साइज बहुत छोटा है फ्लोरीन का। ठीक है, एंड उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी खींच लेता है। ठीक है, तो आंसर नंबर बी हमारा सही होगा। दूसरा हाई हाइड्रेशन एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, फ्लोराइड है, फ्लोराइड को यदि हम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये जो आयंस है, ठीक है, H2O के जो आयंस होंगे, पोलराइजेशन होगा, इसमें पार्शियल माइनस होगा, इसमें पार्शियल प्लस होगा। यदि इसमें फ्लोराइड आयन आ गया तो H2 जो होगा वो क्या होगा, इसके चारों तरफ हाइड्रोजन जो होगा ये बॉन्ड बना लेगा, बहुत जल्दी बॉन्ड बना लेगा और इसमें से एनर्जी निकलेगी। ठीक है, एनर्जी निकलेगी तो क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से फ्लोरीन हमारा सबसे सही आंसर है। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।